गरजने वाली इजरायली वॉर मशीन का रुख एक बार फिर बदल गया है, क्योंकि इजराइल की वॉर ब्रिगेड को यमन में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इजराइल एयरफोर्स के ताजा हमले में हूतियों के प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतार दिया गया है। यह हमला राजधानी यमन में किया गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में कई बड़े हूती नेता भी मार गिराए गए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। नेतन्याहू के कोप का नया शिकार, अब यमन पर हुआ प्रहार। गाजा और सीरिया के बाद यमन पर बरपा आईडीएफ का कहर। हूती प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं के मारे जाने की खबर। एयर स्ट्राइक से हुआ प्रहार, दुश्मन के खेमे में मचा हाहाकार। यमन का आसमान बारूदी शोलों से धधक उठा है। इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने वालों को ये आग लील रही है। हूतियों के हौसलों को पस्त करने के लिए इजराइल ने राजधानी सना पर बहुत बड़ा हमला किया है। यह हमला इतना बड़ा है कि ईरान समर्थित मिलिशिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस हमले के जरिए इजराइल की एयरफोर्स ने यमन में जिन ठिकानों को टारगेट किया, वहां बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी बताई जा रही है। यानी इस बार इजराइल की तरफ से सीधे हूतियों की जड़ पर वार किया गया है। और अब दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हूतियों के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहवी मारे जा चुके हैं। राजधानी सना में की गई एयर स्ट्राइक में गालिब अल रहवी के अंत की पटकथा लिखी गई। हूती नेताओं को टारगेट करते हुए इस हमले की जानकारी यमन के अखबार यमन अल रद ने दी है। बताया जा रहा है कि यह हमला सना के एक रिहायशी इलाके में मौजूद एक घर में किया गया। इजरायली पोर्टल वाई नेट के हवाले से पता चला है, जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त हूती प्रधानमंत्री अल रहवी समेत कई बड़े हूती अधिकारी वहां मौजूद थे। इस दौरान इजरायली एयरफोर्स ने बेहद सटीक निशाना साधते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें अल रहवी की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में हूती शासन की कमान संभाल रहे कई और बड़े नेता भी मारे गए हैं। कौन थे अहमद गालिब अल रहवी? हूती सरकार में प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे रहवी को ईरान समर्थित विद्रोही शासन का सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरा माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हूती आंदोलन का राजनीतिक पक्ष रखने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। रहवी को हूती संगठन की आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों का मुख्य रणनीतिकार माना जाता था। ईरान से आने वाली मदद, चाहे वो हथियार हो या वित्तीय सहयोग, उनके ही नेटवर्क से यमन की राजधानी तक पहुंचती थी। यही वजह थी कि इजराइल ने इस हमले को हूती ढांचों की जड़ों पर हमला बताया। सिर्फ रहवी ही नहीं, इस स्ट्राइक के वक्त हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद नासेर अल अतेफ और चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल हमदी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक ये सभी एक गुप्त बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे, जहां भविष्य की सैन्य रणनीति पर चर्चा हो रही थी। लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसियों ने उनकी इस मूवमेंट को पकड़ लिया और पल भर में ये सीक्रेट मीटिंग आखिरी मुलाकात में बदल गई। रहवी की भूमिका इतनी अहम थी कि उन्हें हूती शासन का सिविलियन ब्रेन कहा जाता था। हूती संगठन के अंदर जब भी राजनीतिक वैधता का सवाल खड़ा होता, रहवी ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और बाहरी प्रतिनिधिमंडलों के सामने हूतियों का पक्ष रखते थे। यमन की धाराशायी हुई अर्थव्यवस्था में टैक्स कलेक्शन से लेकर ईंधन व्यापार और बंदरगाहों पर कब्जा कायम रखने की योजना उन्हीं के हाथ में थी। इसी कारण रहवी की मौत को हूतियों के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके साथ साथ रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ के मारे जाने से हूती शासन की सैन्य और राजनीतिक कमान एक साथ हिल गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हूतियों को अब न केवल नए नेताओं की तलाश करनी पड़ेगी, बल्कि ईरान से आने वाले फंड और हथियारों का जरिया भी प्रभावित हो सकता है। ये पहला मौका है जब इजराइल ने सीधे हूती सरकार की सबसे ऊंची परत को टारगेट पर लिया है। गाजा और सीरिया के बाद यमन पर यह हमला एक संदेश भी है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए
किसी भी हद तक जा सकता है। नेतन्याहू ने भी साफ कहा है कि जो हमें मारना चाहेगा हम उसे मारेंगे, जो हमें धमकी देगा उसका जवाब देंगे। משטר הטרור החותי לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלו נגד מדינת ישראל. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. מי שמתכנן לתקוף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. אני חושב שהאזור כולו לומד את עוצמת היד והנחישות של מדינת ישראל. रहवी की मौत के बाद हूती विद्रोहियों के भीतर असमंजस की स्थिति है। सना की सड़कों पर सन्नाटा है और लोगों के बीच दहशत है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े हमले हो सकते हैं। हूती प्रवक्ता भले ही इसे शहादत का नाम दे रहे हों, लेकिन असलियत यही है कि संगठन की रीढ़ पर सीधा वार हुआ है। यानी अब तस्वीर साफ है। यमन के आसमान से उठते धुएं ने बता दिया है कि इजराइल अपने दुश्मनों को सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि सीधे कार्रवाई करता है। और इस बार उसकी कार्रवाई ने हूतियों की सत्ता का सबसे बड़ा स्तंभ ढा दिया है। रहवी की मौत के बाद हूती विद्रोही बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। सना की मस्जिदों से लेकर बंदरगाहों तक इजराइल के खिलाफ जिहाद की पुकार लगाई जा रही है। हूती प्रवक्ताओं ने साफ ऐलान कर दिया है कि यह लड़ाई अब और तेज होगी और इजराइल को यमन की जमीन से ही नहीं बल्कि लाल सागर तक जवाब मिलेगा। हूतियों ने दावा किया कि उनके पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है। बीते 24 घंटे में इजराइल की ओर से दागी गई कई मिसाइलों को आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन हूती इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने इजराइल के हालात और अशदोद जैसे बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश की। यानी रहवी की मौत के बाद अब हूतियों ने मिसाइल जंग को और तेज कर दिया है। जानकार मानते हैं कि हूती अब सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेंगे। लाल सागर में चल रहे इंटरनेशनल शिपिंग को टारगेट करना उनका पहला मकसद हो सकता है। पहले भी हूतियों ने कई कार्गो शिप और ऑयल टैंकर पर ड्रोन अटैक किए थे, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई थी। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने भी लाल सागर क्षेत्र में अपने नेवी जहाजों की मौजूदगी बढ़ा दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हूती इजराइल के इस ऑपरेशन के बाद अपनी ताकत दिखाने में कामयाब होंगे या उनकी रीढ़ टूट चुकी है। हालांकि सच्चाई यह है कि इजराइल ने प्रिसीजन एयर स्ट्राइक ने हूती नेतृत्व का वो ढांचा हिला दिया है जो सालों से ईरान की मदद से खड़ा किया गया था। अब हूतियों के पास हथियार तो है, लेकिन रणनीतिक दिमाग खो चुका है। रहवी और उनके साथियों की मौत से हूती संगठन का पॉलिटिकल और मिलिट्री बैलेंस बिगड़ गया है। फिर भी इजराइल के लिए चुनौती खत्म नहीं हुई, क्योंकि मिसाइलें और ड्रोन्स अब भी आसमान मंडरा रहे हैं और यमन की पहाड़ियों में छिपे हुए हजारों लड़ाके अब बदले की जंग का झंडा उठा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक आने वाले हफ्तों में यमन से इजराइल की तरफ मिसाइल और ड्रोन अटैक और बढ़ेंगे। यानी तस्वीर साफ है। रहवी की मौत ने हूतियों को भीतर से तोड़ा है, लेकिन उनका जवाब और भी आक्रामक हो सकता है। इजराइल का कहना है कि वो हर हमले का 10 गुना जवाब देंगे। और इस बीच पूरा पश्चिम एशिया एक नई आग में घिरता नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया पर मंडराते नए युद्ध के बादल। रहवी की मौत और सना पर बरपाए गए इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद अब पूरा पश्चिम एशिया उथल पुथल में फंसता नजर आ रहा है। यमन, गाजा, सीरिया और लेबनान चारों मोर्चों पर इजराइल के दुश्मन हरकत में आ गए हैं। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये आग सिर्फ यमन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी लपटों में ले सकती है। ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और साफ कहा है कि इजराइल की कार्रवाई युद्ध की नई आंच है। ईरान पहले ही हूतियों को हथियार और फंड मुहैया कराता रहा है। ऐसे में रहवी और उनके साथियों की मौत तेहरान के लिए भी बड़ा झटका है। जानकार मानते हैं कि ईरान अप्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए इजराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह पहले ही उत्तरी इजराइल की सीमा पर हमले तेज कर चुका है। सीरिया में ईरानी ठिकानों पर इजराइल के लगातार हमले हो रहे हैं और अब यमन में हूतियों की रीढ़ पर वार, यानी पूरा ईरान समर्थित नेटवर्क सीधा टारगेट पर है। इस पूरे घटनाक्रम ने सऊदी अरब और खाड़ी देशों को भी बेचैन कर दिया है। सऊदी, जिसने हाल ही में हूतियों के साथ युद्ध विराम की कोशिश की थी, अब दुविधा में है।
क्योंकि एक तरफ वो ईरान के साथ टकराव से बचना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में हुतियों की बढ़ती दहशत उसकी अपनी तेल आपूर्ति और शिपिंग रूट्स के लिए खतरा बन चुकी है। अमेरिका ने इजराइल के ऑपरेशन का बचाव किया है और हुतियों को आतंकी संगठन कहकर चेतावनी दी है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत पहले से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी में गश्त बढ़ा रहे हैं। ब्रिटेन ने भी अपने एयरबेस और ड्रोन स्क्वाड्रन की तैनाती तेज कर दी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर ये आग और फैलती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खासतौर पर तेल और गैस की कीमतों में उछाल, शिपिंग कॉरिडोर पर संकट और लाखों शरणार्थियों का नया पलायन पश्चिम एशिया को एक बार फिर युद्ध की अंधेरी सुरंग में धकेल सकता है। इस बीच यूएन महासचिव ने कहा है, यमन से लेकर गाजा तक फैली हिंसा सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट में बदल सकती है। यानी तस्वीर साफ है, रवी की मौत ने जहां हुतियों को कमजोर किया है, वहीं इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर लावा बनकर फैल रहा है। ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह, हुती और गाजा के गुट सब इस आग में फंसे हुए हैं। पश्चिम एशिया की जमीन इस वक्त बारूद के ढेर पर है। रवी की मौत सिर्फ एक नेता का अंत नहीं बल्कि पूरे भू राजनीतिक संतुलन को हिलाने वाली घटना है। तेहरान से लेकर बेरूत, दमिश्क से सना और गाजा तक हर जगह हथियारों की धमक सुनाई दे रही है। इजराइल का संदेश साफ है, जो हमें चुनौती देगा हम उसे खत्म कर देंगे। लेकिन इसके जवाब में ईरान समर्थित गुट भी चुप नहीं बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक हुती विद्रोही अब सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि एंटी शिप ड्रोन्स और वाटर बॉर्न बम बोट्स का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। लाल सागर की इंटरनेशनल शिपिंग लाइन पर बीते हफ्तों में ही 2 कार्गो शिप्स को नजदीकी हमलों का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये सिलसिला बढ़ा तो तेल टैंकर और मालवाहक जहाज वैश्विक बाजार तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका असर सीधे भारत, चीन और यूरोप की सप्लाई चेन पर पड़ेगा। यही नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि हुतियों को ईरान से नए बैलिस्टिक मिसाइल किट्स और लॉन्ग रेंज ड्रोन टेक्नोलॉजी मिली है। यानी आने वाले दिनों में इजराइल के शहर इलात, अशदोद और यहां तक कि तेल अवीव तक भी खतरे में पड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिताया है कि अगर यमन से मिसाइलों की बरसात और गाजा लेबनान से हमले एक साथ बढ़े तो पूरा क्षेत्र मिनी वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है, गोला बारूद की गूंज, मिसाइलों की गर्जना और बारूदी आग ने पश्चिमी एशिया को एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। रवी की मौत के साथ ही आग भड़क चुकी है और अब सवाल यही है, क्या ये आग यमन तक सिमटेगी या पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का चंबा दौरा, मंगला, सरोल, सुल्तानपुर और पलयूर जैसे क्षेत्रों में लिया नुकसान का जायजा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। रूस ने यूक्रेन में ब्रिटेन और ईयू के ठिकाने पर हमला करके नए युद्ध की शुरुआत कर दी है। अब यह मानकर चलिए कि रूस यूक्रेन जंग अब नहीं रुकेगी और अब अमेरिका को भी रूस से सीधी जंग करनी पड़ेगी, वरना पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। देखिए,
पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग असंभव, रूस पर हमले को तैयार जर्मनी फ्रांस। अब दुनिया की कोई भी ताकत रूस यूक्रेन जंग को नहीं रोक पाएगी, ऐसे दावे अब यूरोपीय मीडिया की तरफ से होने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने जो दावे 15 और 18 अगस्त को पुतिन और जेलेंस्की से अलग अलग मीटिंग के बाद किए थे, वो सिर्फ हवाई थे। ना तो पुतिन ने हमले कम किए और ना ही यूक्रेन रूस के सामने झुकने को तैयार है। ऐसी स्थिति में रही सही कसर जर्मनी और फ्रांस ने पूरी कर दी है। जर्मनी और फ्रांस ने 2 टूक कहा है कि अब किसी भी कीमत पर पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग नहीं हो पाएगी। यानी जर्मनी और फ्रांस ये कहना चाह रहे हैं कि अब हार जीत का फैसला सिर्फ युद्ध से होगा, बातचीत से नहीं। हालात ये हो गए हैं कि पोलैंड में जिस तरह से अमेरिकी F-16 जमीन पर गिरा है, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि रूस के खुफिया एजेंटों ने उसे हैक कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ रूस ने अकेले कीव में ही मिसाइलों से हमले करके 23 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को मार दिया है। हालांकि रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जिस बिल्डिंग पर रूस ने मिसाइलों से हमले किए हैं, वहां यूक्रेन और यूरोपीय खुफिया एजेंटों की मीटिंग चल रही थी। रूस ने यूक्रेन का वो टोही युद्धपोत भी समुद्री ड्रोन से उड़ा दिया है, जो रूसी सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। इधर कीव पर हमले के बाद से ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए हैं। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है कि कीव पर हमले के बाद अब रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन युद्ध ऐसे दोराहे पर पहुंच गया है जहां अब यूरोप भी जंग करने को तैयार है। उड़ा दिया यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन का दफ्तर। 1282 दिन से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के दफ्तर पर सीधा हमला किया हो। खबर आ रही है कि रूस के हवाई हमले में यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन के दफ्तर को भारी नुकसान पहुंचा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने यह हमला करके नेटो, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन को सीधा चैलेंज किया है और युद्ध के लिए ललकारा है। यूक्रेन जंग में अब व्लादिमीर पुतिन आर या पार के मूड में हैं। 29 अगस्त को इसी के तहत रूसी सेना ने कीव स्थित यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के दफ्तर पर भीषण हवाई हमला किया है। इस अटैक में ब्रिटिश काउंसिल और EU का दफ्तर पूरी तरह बर्बाद हो गया। 42 महीने से ज्यादा की जंग में ये पहली बार है जब ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पर रूस ने अटैक किया है। डेली मेल के मुताबिक पुतिन ने युद्ध में सीधे तौर पर अब यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन को घसीट लिया है। पुतिन ने दोनों के दफ्तर पर अटैक कर बता दिया है कि युद्ध विराम के समझौते पर वे झुकने वाले नहीं हैं। रूसी सेना का यह हमला यूरोपीय यूनियन यानी EU की प्रमुख उर्सुला बेन डार के बयान के बाद हुआ है। 28 अगस्त को EU की प्रमुख उर्सुला बेन डार ने कहा था कि पुतिन को शांति समझौते के टेबल पर आना ही होगा। पुतिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रूस ने इसके तुरंत बाद यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित यूरोपीय यूनियन और ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिस पर अटैक कर दिया। इस अटैक में दोनों का दफ्तर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काउंसिल और यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पर अटैक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज चल रहे हैं। अटैक के तुरंत बाद ब्रिटेन ने लंदन स्थित रूसी दूतावास के अधिकारियों को तलब किया है। Wir wollen aber heute Abend auch noch einmal zu zweit über die großen Fragen unserer Zeit sprechen miteinander, denn wir haben einige Aufgaben, die wir nur gemeinsam lösen können. Dazu gehört leider der andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine. Wir müssen uns mit diesem Thema heute erneut beschäftigen und dies vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es offensichtlich nicht zu einem Treffen zwischen Präsident Zelensky und Präsident Putin kommen wird, anders als es zwischen Präsident Trump und Präsident Putin in der letzten Woche verabredet war, als wir gemeinsam in Washington. 629 ड्रोन मिसाइलों से रूसी हमले कीव के उड़ाए चीथड़े। 28 अगस्त को रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपार्टमेंट ब्लॉकों को तहस नहस कर दिया, जिसमें 4 बच्चों सहित 23 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में अमेरिका के शांति प्रयासों को कमजोर करने का खतरा पैदा हो गया है। यूक्रेन की वायुसेना के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने कम से कम 629 ड्रोन और मिसाइलें दागी, जो पूरे युद्ध काल में एक ही रात में दूसरा सबसे बड़ा रूसी हवाई हमला है। उड़ा दिया जेलेंस्की का जलपोत। रूस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 28 अगस्त को ऐलान किया है
कि उसने यूक्रेनी नौसेना के टोही जहाज सिम्फेरोपोल को समुद्री ड्रोन यानी नेवल ड्रोन के एक ही हमले में उड़ा दिया गया है। ये यूक्रेनी जंगी जहाज अब समुद्र के पानी के अंदर डूब गया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि सिम्फेरोपोल की कथित तौर पर 1 दशक से अधिक समय में यूक्रेन द्वारा कमीशन किया गया सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का आश्वासन दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से हथियार और ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया। अगले 2 हफ्ते में पुतिन जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है, जिससे जंग को रोकने को लेकर फैसला होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने सुरक्षा गारंटी के बदले $100 अरब यानी 8.3 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार और $50 अरब यानी 4.15 लाख करोड़ के ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन को ये पैसे यूरोपीय देश मिलकर देंगे। ट्रंप ने 18 अगस्त को कहा था कि हम नेटो को ही हथियार बेचेंगे, नेटो चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे। हथियार खरीद का यह प्रस्ताव जेलेंस्की और ट्रंप की व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात से पहले यूरोपीय सहयोगियों के साथ साझा किया गया था। अमेरिका से कौन से हथियार और ड्रोन खरीदे जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेनी अधिकारियों ने मिसाइलों और डिफेंस डिवाइस के साथ शहरों और बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए 10 अमेरिकन मेड पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड की है। Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации – это утопия, это путь в никуда. रूस का पलटवार, यूक्रेन के 143 ठिकाने तबाह। इधर रूस ने यूक्रेन के पूरे डॉनबास के 88% इलाके पर कब्जे का दावा किया है। ट्रंप के सामने भी पुतिन ने 15 अगस्त 2025 को कहा था कि अगर यूक्रेन के 4 बड़े इलाके रूस को यूक्रेन सौंप दे तो रूस सीज फायर के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने 2 टूक कह दिया है कि यूक्रेन की जमीन रूस को गिफ्ट में नहीं दी जाएगी। यूक्रेनी सेना ने भी चुन चुनकर रूस की तेल रिफाइनरियों में भयंकर हमले किए हैं। तेल रिफाइनरियों से उठता धुआं साफ दिखाता है कि यूक्रेन, अमेरिका और नेटो चाहते हैं कि अगर रूस के तेल रिफाइनरियों को तबाह कर दिया तो रूस लाखों बैरल तेल रोज निर्यात नहीं कर पाएगा और जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस पर यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ पता चलता है कि यूक्रेन लंबी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। लेकिन इधर रूस ने भी पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद आक्रामक हमले किए हैं, जिसकी वजह से ल्विव शहर में भयंकर तबाही मची है। यूक्रेन के ज़पोरिजिया क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख इवान फेडोरोव के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़पोरिजिया क्षेत्र में एक ही दिन में 17 बस्तियों पर 448 हमले किए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में 1000 किलोमीटर यानी 620 मील की अग्रिम पंक्ति में मौजूद 2 और बस्तियों सेरेडने और क्लेवनबर्ग पर अपना कंट्रोल कर लिया है। जबकि यूक्रेनी सेना ने कहा है कि उसके बलों ने पश्चिम में डिप्रापेट्रोव्स्क क्षेत्र के किनारे स्थित एक बस्ती पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूसी बलों ने यूक्रेन के एक सैन्य औद्योगिक केंद्र और 143 स्थानों पर हमला किया, जहां यूक्रेनी सैनिक और विदेशी लड़ाके अस्थायी रूप से ठहरे हुए थे। एक यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई, जिसका बदला रूस 24 अगस्त से लगातार ले रहा है। इधर यूक्रेन ने भी रूस पर बड़ी और तगड़ी चोट के लिए एक घातक मिसाइल उतार दी है। जरा इन तस्वीरों और वीडियो को देखिए।
दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की अब तक की सबसे घातक क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो FP5 है, जो रूस में 3000 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करेगी। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्लेमिंगो FP5 क्रूज मिसाइल से रूस के तेल ठिकानों पर हमले के आदेश दे दिए। पिछले 3 हफ्तों में ये देखा गया है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के बेहद अंदरूनी इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस के तेल रिफाइनरी, हथियार डिपो को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे वक्त में यूक्रेन की नई क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो FP5 रूस के लिए काल बनने जा रही है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल यूक्रेन की बढ़ती सैन्य ताकत और स्वदेशी हथियार निर्माण का प्रतीक है। ये रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। ये रूस की मजबूत हवाई रक्षा और जवाबी मिसाइलें युद्ध को और खतरनाक बना सकती है। फ्लेमिंगो एक अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे यूक्रेन की फायर पॉइंट कंपनी ने बनाया है। इसके डिजाइन में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और ब्रिटेन की कंपनी मिलानियन ग्रुप की FP5 मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसकी मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। इस मिसाइल के जरिए यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों, तेल डिपो, क्रेमलिन, Su-57 लड़ाकू विमानों, Tu-95 बम वर्षक विमानों और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने जा रहा है। जरा इसकी खासियतों पर एक बार फिर से नजर डालिए। फ्लेमिंगो FP5 क्रूज मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर, यानी ये मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और रूस के सुदूर साइबेरिया तक हमला कर सकती है। वॉरहेड 1150 किलोग्राम यानी 1.15 टन के विस्फोटकों से लैस है, जो बड़े सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकता है। अगर वजन और आकार की बात करें तो इसका कुल वजन 6 टन, पंखों का फैलाव 6 मीटर है। इसकी गति यानी 850 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। अधिकतम 950 किलोमीटर तक जा सकती है। इसके नेविगेशन में INS, GPS और CRPA यानी एंटी जैमिंग सिस्टम है, जो रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को चकमा दे सकता है। यूक्रेन का दावा है कि इस क्रूज मिसाइल को सिर्फ 9 महीने में बनाया गया है, जिसका युद्ध क्षेत्र में पहला सफल परीक्षण हो चुका है। यानी रूस यूक्रेन जंग अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां यूक्रेन के साथ साथ यूरोप भी कूद पड़ा है। पुतिन ने भी समझ लिया है कि लुका छिपी का खेल खत्म करके सीधे युद्ध से हार जीत का फैसला हो जाए। अब देखना होगा कि रूस से सीधी जंग के लिए यूक्रेन के बाद कौन सा देश रूस के सामने आता है।